अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ऐसा हो रहा होगा कि आपके पास जनरली कोई ना कोई सरफेस रहेगा। ये सरफेस कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए दो मीडियम के सेपरेशन का जो लाइन है वो है, मतलब कोई भी एक सरफेस मान लेते हैं इसको। मान लीजिए इधर हवा थी, इधर पानी था, तो ये पानी का सरफेस था। यानी कहने का मतलब कोई यहाँ पे मीडियम 1 रहा होगा और यहाँ पे मीडियम कोई 2 रहा होगा। तो मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, कोई लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट मतलब कोई लाइट इसके ऊपर गिर रही है। तो इस लाइट को हम लोग पहले तो नाम देते हैं क्या, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब इस लाइट के साथ काफी सारी चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि लाइट इसी वाले मीडियम के अंदर पलट के चले जाए, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी बेसिकली क्या हो जाए, ये लाइट यहीं के यहीं पलट के निकल जाए, ऐसा हो जाए। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इसके बाद मान लीजिए दूसरा ऐसा कुछ हो जाए कि ये रे दूसरे मीडियम में चले जाए। ऐसा भी हो सकता है कुछ रे दूसरे मीडियम में चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए। इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, या फिर इसको ये भी बोल देते हैं ट्रांसमिटेड रे। तो इस फेनोमेना को बोल देंगे हम फिर क्या, रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिशन, है ना। तो हमारे पास दो फेनोमेना हो गए कि इंसिडेंट रे गिरेगी तो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरा हो सकता है कि इंसिडेंट रे ट्रांसमिट हो जाए, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर ट्रांसमिशन, मतलब दूसरे मीडियम में चले जाए। एक और फेनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ रे इसमें मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ये जो बाउंड्री पे जैसे रे गिरेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। इस एनर्जी के लॉस के कारण क्या बोल देते हैं हम लोग, कुछ रे अब्सॉर्ब हो गई। एब्जॉर्प्शन, है ना। तो हो सकता है कुछ ना कुछ रे क्या हो गई यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाएगी मीडियम की बाउंड्री के कारण, तो हम बोल देंगे यहाँ पे एक और फेनोमेना हो सकता है एब्जॉर्प्शन। जब भी ऐसा हो कोई रे किसी बाउंड्री पे गिर रही हो तो तीनों के तीनों फेनोमेना गारंटीड होंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई एक फेनोमेना मेजोरिटी में होता है। जैसे हम मिरर की बात करें तो मिरर में हम कभी भी कोई लाइट मारते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाती है ना। तो ऐसा नहीं कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है, पर रिफ्लेक्शन जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो हम कौन सा फैक्टर पढ़ते हैं, जो डोमिनेटिंग वाला फैक्टर होता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेना पढ़ेंगे। मतलब वो वाले केस जहां पे रिफ्लेक्शन डोमिनेट कर रहा हो। वो कौन सा केस होगा, जहां पे भी शाइनी सरफेस आ रही हो, शाइनिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन डोमिनेट कर जा रहा होगा। तो उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन वाली चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा पर लेस डोमिनेट होगा। डोमिनेटिंग कौन होगा, रिफ्लेक्शन, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर बाद में हम रिफ्लेक्शन पे भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है, दो लॉ से गवर्न होता है। एक तो हमारे पास लॉ होता है कौन सा, हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ऐसा कोई भी एक सरफेस है। ये सरफेस कैसा है, थोड़ा शाइनिंग टाइप का है या फिर सिल्वर कर दिया गया सरफेस को, ऐसा बोला जाता है। तो सिल्वरिंग के लिए हम लोग ऐसा एक डिजाइन बना देते हैं इसको। ये पीछे ऐसी लाइंस बनाए थे, इसका मतलब क्या है, इस साइड से इसको सिल्वर कर दिया है। यानी यहाँ से कोई भी रे मारोगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे सिल्वर कर देते हैं और फिर एक रेड पेंट मार देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा मिरर को, तो मिरर में पहले सिल्वरिंग करते हैं फिर उसके बाद रेड पेंट मार देते हैं पीछे। तो ये वाला जो बैक वाला पोर्शन ये कौन सा है, यहाँ पे रेड पेंट लगाया हुआ। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव वाला हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई लाइट रे यहाँ पे आई, यहाँ पे इंसिडेंट करी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या कर जाएगी, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो रिफ्लेक्ट की रे अपन लोग ऐसे बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इसमें एक और चीज हम बनाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल का मतलब आप जानते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो किसके परपेंडिकुलर, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर कुछ बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस पर टेंजेंट मार लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे टेंजेंट मान लिया, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर मार देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, नॉर्मल मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो जब भी हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना हो या रिफ्रैक्शन पढ़ना हो, हमें एक बार नॉर्मल जरूर बनानी पड़ती है। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर मार दो, या जो भी हमारा बाउंड्री होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर मार दो। जैसे इस केस में मैंने ये परपेंडिकुलर मार दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, हम लोग नॉर्मल से एंगल नापते हैं। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है इसको हम बोलते हैं आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रहना किससे एंगल लेना है, नॉर्मल से। तो हमेशा ध्यान रहना रखना इस चीज का। जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। यानी ये सब के सब तीनों के तीनों कैसे होंगे, एक प्लेन के अंदर होंगे। तो हम बात करते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। एक तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। क्लियर है क्या। और रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आ रहे होंगे। क्लियर है क्या। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया है। इसको कॉपी करते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं बढ़िया। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब चीजें आपको बचपन की 9th क्लास की पढ़ाई हुई है वही अभी हम कर रहे हैं। अभी हमने 12th का कुछ भी नहीं देखा है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इंसिडेंट रे है, वो ऐसे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए एक मिरर से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही है। आपसे पूछा गया जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, उसके और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है वो पूछा था। ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया, ना एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया दोनों रेज के बीच का एंगल कितना है वो पूछा गया। तो निकालते हैं इसको, कैसे निकालना है वो समझते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम एक और नाम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का बहुत यूज होता है। तो आपको ज्योमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको ये दे रखी है इंसिडेंट रे, अब हमें बनानी है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल के लिए हम लोगों ने क्या करा, इस मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और हमने बोला ये क्या है, नॉर्मल। दिस इज व्हाट नॉर्मल इज। अब इंसिडेंट रे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखूं मैं यहाँ पे, क्या 30 डिग्री लिख दूं या 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स हमें पता है नॉर्मल के साथ मेजर करा हुआ एंगल होता है इंसिडेंट रे का, वो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल के साथ वाला एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। किससे कैसे निकाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होंगे। तो दोनों को बराबर कर दिया, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तो कहने का मतलब देखो, मैं रिफ्लेक्टेड रे बना लूंगा, एंगल आ गया, तो नॉर्मल से एंगल मेजर करा मैंने कितना, 60 डिग्री, और बोल दिया यही क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। हमसे पूछा क्या गया था, दोनों रेस के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये एंगल कितना दिख रहा है यार, ये एंगल दिख रहा है 120 डिग्री। कितना दिख रहा है, 120 डिग्री। तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड एंगल बोल देता हूं उसका, है ना, रिक्वायर्ड एंगल, यानी जो पूछा है आपने, रिक्वायर्ड एंगल वो कितना हो जाएगा, 60 + 60 = 120 डिग्री। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने, बचपन वाला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगा नहीं।
एक और इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ही देख रहे हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं, इससे कंसेप्ट बिल्डअप करते जाना है आप लोगों को। अब बच्चे गलती कर देते हैं, इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, हमेशा नॉर्मल वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इसी टाइप का देखते हैं, इजी सा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, मिरर है, ये मिरर है हमारा, इस मिरर पे रे गिर रही है ऐसे, एकदम 90 डिग्री पे गिर रही है। क्लियर है क्या? एक रे आके गिरी इसके ऊपर कितने पे, 90 डिग्री पे। तो पहली चीज तो पूछ लिया आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो यार, जल्दी से बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के साथ वाला एंगल लेते हैं या नॉर्मल के साथ वाला? नॉर्मल के साथ वाला लेते हैं। तो पहले तो नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल कैसी होगी, समझेगा बात को? क्या नॉर्मल यही वाली रे के एकदम ऊपर ही कोइंसाइड करती है, नॉर्मल बन जाएगी क्या? यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री, एकदम एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है क्या? अब हमने ये चीज बता दी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है वो तो हमने बता ही दिया। एक और चीज पूछ ली गई कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, वो भी बता दो यार। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा क्या? यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। क्या लगाया वापस से, हमने लॉ लगा दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब बनाते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे 0 डिग्री बनानी है, नॉर्मल से 0 डिग्री पे, यानी क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी ही निकल जाएगी क्या? मतलब रेड वाले से बनाइए मैंने रिफ्लेक्टेड रे, एकदम 0 डिग्री बना दी। तो इंसिडेंट रे ऐसी आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी होगी। इसको हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे बाउंस बैक कर गई है। इंपॉर्टेंट कैसे है बहुत, तो यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर गई, रिफ्लेक्टेड रे क्या कर गई, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक कर गई। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट कैसे बहुत, जब भी मिरर के परपेंडिकुलर रे गिर रही होगी, मिरर के परपेंडिकुलर रे गिर रही होगी, तो ठीक वैसे के वैसे जैसे आई थी वैसे ही बाउंस बैक कर जाएगी। तो लिख लेना, when incident ray is perpendicular to मिरर, मिरर के एकदम परपेंडिकुलर गिर रही हो जब इंसिडेंट रे, तो हम क्या बोलेंगे, रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस द पाथ। यानी कहने का मतलब क्या होगी, रे बाउंस बैक कर जाएगी। इसको लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे retraces path of incident ray, path of incident ray। इंपॉर्टेंट कैसे बहुत, क्वेश्चन में पूछा था कई बार, आपको बोल देता है कि कितने एंगल पे 2 मिरर रख दें जिससे क्या हो जाए, अभी अगले क्वेश्चन देखेंगे, सीधे अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। कितने एंगल पे 2 मिरर रख दें जिससे 2 रिफ्लेक्शन बाद रे खुद को रिफ्लेक्ट कर जाए, रिट्रेस कर जाए, अपना पाथ क्या कर जाए, रिट्रेस कर जाए, या 3 रिफ्लेक्शन बाद अपना पाथ रिट्रेस कर जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंसिडेंट रे को किस पे गिराना होगा, इंसिडेंट रे को हमें 90 डिग्री पे गिराना होगा मिरर। तो मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे लगा देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे वापस रिट्रेस कर जाएगी अपना बात। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमें एक स्फीयर दे रखा है जिसकी इनर साइड को हमने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, मतलब अंदर से सिल्वर कर दिया गया, तो बाहर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। अंदर सिल्वर करके रेड पेंट लगा दिया, तो बाहर वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिव साइड होगी। पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हम लोग का स्फीयर बनाया हुआ है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है r, सेंटर बोल दिया है ओरिजिन पे, ये सब चीजें हमें इतना गिवन है। फिर हमें बोलता कि एक रे आ रही है जो कि एकदम हॉरिजॉन्टली आ रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक रे आ रही है इस तरीके से, वो किस पॉइंट पे स्ट्राइक करनी चाहिए स्फीयर के कि रिफ्लेक्ट होके वो 60 डिग्री एंगल बनाए अपने इंसिडेंट रे। क्लियर है क्या? यानी क्या पूछा गया है
कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, एक्स कॉमा वाई पूछे गए हैं। एक्स कॉमा वाई की वैल्यू बताइए जिससे रे स्ट्राइक करे हॉरिजॉन्टली, रे आए एकदम हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के पैरेलल, और फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए 60 डिग्री का एंगल बनाए इंसिडेंट रे से और ऐसे निकले। क्लियर है क्या? फाइंड करना है हमें एक्स कॉमा वाई। एक बार आप लोग स्क्रीन पॉज कर लिया करिए और साथ साथ में क्वेश्चन पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट किया करिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। अच्छा, स्क्वायर पर नॉर्मल बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं लाइन, यानी यहाँ से सेंटर से हम लोग ज्वाइन कर देंगे लाइन को। तो यही नॉर्मल का काम करेगा, जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर दी यही नॉर्मल का काम करेगी। अच्छा, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। और इस फिगर से हम क्या चीज कह पा रहे हैं, आई प्लस आर इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। और आई और आर को क्या बराबर होना पड़ता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू भी 30 डिग्री और आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। क्लियर है कितना? हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, कितना आया वो, 30 डिग्री आ गया। यानी कहने का मतलब हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अच्छा, ये नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 30 डिग्री। अच्छा, ये भी क्या हॉरिजॉन्टल है, ये जो एक्स एक्सिस ये भी तो हॉरिजॉन्टल है, और नॉर्मल ये रही, कि ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री आ गया, और ये लेंथ कितनी है हमारे पास, आर। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या और कुछ नहीं, ये हो जाएगा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो और कुछ नहीं, ये हो जाएगा क्या। यानी वाई कोऑर्डिनेट और कुछ नहीं, आर का ये वाला कंपोनेंट है, और आर का ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स। यानी मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का cos 30 वाला कंपोनेंट। क्या लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू आर cos 30 डिग्री। कंपोनेंट लेना तो आना चाहिए आप लोगों को। आर का cos वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू आर cos 30 डिग्री। साथ में हम एक माइनस साइन चिपका देंगे, रीजन क्योंकि इस तरफ से इस तरफ एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव। यानी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, माइनस आर cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2, यानी -√3r/2। ये तो आ गया हमारे पास क्या, एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वाई कंपोनेंट और निकाल लेते हैं, तो वाई कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, आर का साइन 30 वाला कंपोनेंट, यानी हम बोल देंगे आर का साइन 30 डिग्री वाला कंपोनेंट। और ऊपर की तरफ है क्या पॉइंट, ऊपर की तरफ है तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r/2 प्लस का, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -√3r/2। यानी जो कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई वो कितना निकल आया, -√3r/2 r/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।